दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ईरान के ड्रोन ने इराक में अमरीकी एयरबेस को दोपहर में बनाया निशाना। अमरीका ने B-1 बॉम्बर से ईरान पर गिराए सुपर हैवी बम। बहरीन में भी गूंजे धमाके। अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर वाले इलाके पर हमले का दावा, सामने आए वीडियो। ईरान का दावा, बहरीन और जॉर्डन में अमरीकी फौजी अड्डों पर फिर बड़े ड्रोन हमले किए, पूरे रीजन को दी खुली वार्निंग। अमेरिका ने लगातार 13वीं सहर भी ईरान पर की हैवी बमबारी, कई सूबों में हमले, कई ईरानियों की मौत। हिजबुल्लाह ने लेबनान के सदर का अमेरिका दौरा बताया नाकाम, कहा अमेरिका के सामने झुक गई लेबनानी हुकूमत। और वेस्ट बैंक के लिए आज बेहद खतरनाक दिन, कम से कम 4 फ़लस्तीनियों की गई जान, एक इसराइली भी मारा गया। सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है इसराइल। इनके अलावा भी कई अहम खबरें। शुरुआत करते हैं इस शो की। यकीन मानिए दोपहर में ही तस्वीरें और खबरें सही से इमर्ज होकर आएँ, इसलिए ये शो लेट लेकर आए, वरना सुबह में कुछ भी दिखा सकते थे आपको। शुरुआत करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक दूसरे की फौजी अड्डों पर 24 जुलाई को भी हमले जारी रहे। सबसे पहले देखिए ईरान के जवाबी हमले, उसके बाद आपको अमेरिका के हमले और उसके असरात भी दिखाएंगे। ये जो तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये 24 जुलाई की दोपहर करीब 1:15 बजे सामने आई। इसके साथ ये दावा किया गया है कि ईरान के ड्रोन ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन में मौजूद एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इसी एयरपोर्ट के करीब अमेरिका का एक बड़ा फौजी अड्डा भी मौजूद है, यानी ईरान के ड्रोन सीधे अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बना रहे थे, ये माना जा सकता है। इन तस्वीरों में ईरान के ड्रोन्स को हवा में उड़ते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि ड्रोन के टकराने के बाद काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले ये तस्वीरें 24 जुलाई की सुबह इराक के एरबिल से सामने आई हैं। ये जो आप 2 तस्वीरें इंटरसेप्शन की देख रहे हैं, ये इनकी हैं। पहले वो दोपहर वाली थी, अब ये इंटरसेप्शन की हैं। आसमान में इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं ड्रोन। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही मारकर गिरा देता है। ड्रोन के टकराते ही आसमान में तेज़ धमाका होता है, बूम एक्सप्लोजन होता है और आग का गोला बनता हुआ दिखाई देता है वो ड्रोन जो हमला करने जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंटरसेप्शन उस वक्त हुआ जब ईरानी ड्रोन एरबिल की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच इसराइली चैनल 14 ने यह दावा किया है कि बीती रात अमेरिका ने अपने B-1 हैवी बॉम्बर से ईरान पर 2-2 हज़ार पाउंड वजनी सुपर हैवी बम गिराए हैं। यानी अब जंग में सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें ही नहीं, बल्कि अमेरिका अपने हैवी बॉम्बर से भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला बम इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। 24 जुलाई की दोपहर करीब 12:30 बजे आई तस्वीर देख लीजिए। बहरीन से धमाकों की खबर सामने आई है तस्वीरों के साथ। यानी ईरान अब सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी अपना इंतकाम लेता दिखाई दे रहा है। बहरीन की होम मिनिस्ट्री ने पहले पूरे मुल्क में वार्निंग सायरन बजाने की या बजने की तस्दीक की, और इसके कुछ ही देर बाद कई धमाकों की खबरें भी सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों में से एक अमेरिका की 5th फ्लीट के नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर वाले इलाके में हुआ, जो पूरे गल्फ रीजन में अमेरिकी नेवल ऑपरेशंस का सबसे अहम फौजी अड्डा माना जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि ईरानी हमले के बाद उसी इलाके से काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। वीडियो में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी साफ सुनाई देती हैं, और शायद यही वजह है कि हम ये वीडियो थोड़ी देर से लेकर आए, क्योंकि अब कुछ पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं दोपहर तक। क्योंकि अब हमारे पास भी आपको दिखाने के लिए सिर्फ दावे नहीं हैं, बल्कि इन हमलों की तस्वीरें और वीडियोस भी मौजूद हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ सके देखने में। बढ़ते आगे। ईरान ने 24 जुलाई को बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों पर एक और बड़े जवाबी हमले का वीडियो जारी कर दिया है, और ये हमले भी दिन के उजाले में सुबह में किए गए हैं। ईरानी फ़ौज का कहना है कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 24वें मरहले में आराश सुसाइड ड्रोन से बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और जॉर्डन के अल अज़रक एयरबेस को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जुमे की दोपहर करीब 1 बजे जारी की हैं, यानी आप बस कुछ देर पहले की खबरें देख रहे हैं। ईरान के मुताबिक इन हमलों में अमेरिका के फ्यूल स्टोरेज, बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और अमेरिकी फ़ौजियों के रहने वाले ठिकानों पर सीधे वार किए गए हैं। ईरानी आर्मी ने साथ में ही पूरे रीजन को भी वार्निंग दी है कि अगर किसी भी मुल्क की ज़मीन या वहाँ मौजूद फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ किया गया तो उसका असर
सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये धमकी बहरीन जॉर्डन के लिए नहीं थी, वहाँ तो हमले हो रहे हैं, सऊदी, यूएई, बाकी मुल्क, इन सब के लिए थी। यानी ईरान अब सिर्फ अमेरिका को जवाब देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि साफ साफ इशारा दे रहा है कि जो भी मुल्क अमेरिका के लिए अपने फौजी अड्डे खोलेगा वो भी इस जंग की आग से बच नहीं पाएगा। तमाम अरब मुल्कों को ईरान खुली धमकी दे रहा है कि फूंक डालेंगे, धुआं कर देंगे। अब अमेरिका के हमलों की बात करते हैं। अमेरिका ने लगातार 13वीं सहर भी ईरान पर बड़े हमले किए। उनकी रात होती है, टाइम के हिसाब से रात बोलते हैं, हमारी सहर हो चुकी होती है। अमेरिकी मिलिट्री सेंटकॉम का कहना है कि इस बार ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कोस्टल सर्विलांस साइट्स और समुद्री मिलिट्री सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ये 13 दिन से वो कह रहा है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद IRGC की उस सलाहियत को कमज़ोर करना है जिससे वो समुद्री कारोबार और जहाज़ों के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। ये भी वो 13 दिन से कह रहा है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक खुज़ेस्तान सूबे में अमरीकी हमलों में कम से कम 4 ईरानी शहीद हो गए, जबकि कई दूसरे ज़ख्मी हुए। ये ईरान का बड़ा नुकसान है आज का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहवाज़ के अलावा लोरेस्तान, होर्मुज़गान समेत कई दूसरे सूबों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिससे साफ है कि अमेरिका ने एक ही रात में कई इलाकों को निशाना बनाया है। इसी बीच अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट अब भी जहाज़ों के लिए खुला हुआ है और अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी में, नेवी की मौजूदगी में कमर्शियल जहाज़ लगातार आवाजाही कर रहे हैं। ईरान उन्हें रोक नहीं पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ IRGC पहले ही कह चुका है कि होर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के हाथ में है और वहाँ से महफूज गुजरने की ज़मानत सिर्फ ईरान के साथ तालमेल के बाद ही मिल सकती है। उधर अमेरिका के इन ताज़ा हमलों के जवाब में ईरान ने भी बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान की सरजमी तक महदूद नहीं है, पूरे रीजन में अमरीकी ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये निशाने अब बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ अपने फ़ौजियों और अरबों डॉलर के फ़ौजी साजो सामान का नुकसान उठाने के बावजूद भी अमरीका का तकब्बुर, अमरीका का गुरूर देखिए कि वो ये दावे कर रहा है कि ईरान सुलह की भीख मांग रहा है। सुलह की भीख मांग रहा है तो हर रोज़ हमले कैसे कर रहा है? मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमरीका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान सीधे, डायरेक्टली और दूसरे ज़रियों से अमरीका के पास डील करने की गुजारिशें और मिन्नतें भेज रहा है। रूबियो ने कहा ईरान हमसे कह रहा है कि आइए बात कर लेते हैं, डील कर लेते हैं भैया, लेकिन उनका दावा है कि ईरान हर बार पहले डील करता है, फिर उसे तोड़ देता है या उसकी शर्तें बदलने की कोशिश करता है। कमाल ये है दोस्तों कि अमेरिका पर यही इल्ज़ाम ईरान भी लगाता है। मार्को रूबियो ने कहा कि फ़िलहाल ईरान किसी डील के लिए तैयार नज़र नहीं आता, इसलिए अमेरिका उसके खिलाफ अपना फ़ौजी दबाव जारी रखेगा। मतलब कह रहे हैं कि हम हमले इसलिए करें क्योंकि ईरान डील तोड़ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर रात ईरान को पहले से ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और आने वाली रातों में यह कीमत और भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। उधर लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह ने लेबनान के सदर जोसेफ ऑन के अमेरिका दौरे को पूरी तरह से नाकाम करार दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि लेबनानी सदर जोसेफ ऑन अमेरिका से ना तो इसराइली फ़ौज को लेबनान की ज़मीन से निकलवाने की कोई गारंटी ले सके, ना ही इसराइली हमलों, कत्लों, बमबारी और तबाही को रुकवा सके। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि इस दौरे से ना तो बेघर हुए लेबनानियों की महफूज वापसी का कोई रास्ता निकला और ना ही तबाह हुए इलाकों की दोबारा तामीर के लिए कोई अमली पेशकदमी हुई, कोई डेवलपमेंट हुआ। यानी हिजबुल्लाह के मुताबिक अमेरिका जाकर भी लेबनान को कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि इसराइल की कार्रवाइयाँ पहले की तरह लगातार जारी हैं, हमले जारी हैं। बात फ़लस्तीन की, वेस्ट बैंक में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब वहाँ के फ़लस्तीनियों के लिए ये एक बेहद मुश्किल घड़ी बनती दिखाई दे रही है और आज का दिन बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। 24 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नाब्लस के करीब हुई एक खूनी झड़प में कम से कम 4 फ़लस्तीनियों की जान चली गई, जबकि एक इसराइली भी मारा गया। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि चारों फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज की फायरिंग में मारे गए, जबकि कई दूसरे ज़ख्मी भी हुए, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर इस झड़प के फ़ौरन बाद इसराइल के इंतहा पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने इसराइली फ़ौज से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की मांग की है और बड़े एक्शन की डिमांड की है। स्मोट्रिच ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के पूरे गांव
और उसके आसपास के इलाके पर ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इसराइल का खौफ और कंट्रोल कायम किया जा सके। यानी गज़ा की जंग के साथ साथ अब वेस्ट बैंक में भी हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वहाँ इसराइली फ़ौज एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। लेकिन जब ये सेटलर्स, ये इंतहा पसंद फ़लस्तीनी इलाकों में घुस कर वहाँ जुल्म करते हैं, उनकी फसलें जलाते हैं, उनके पेड़ों को उखाड़ देते हैं, उनकी भेड़ों को गोली मार देते हैं या फिर जहर दे के मार देते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। दुनिया इस गुंडागर्दी को देख रही है। दुनिया में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है अगर ये तलाशा जाएगा तो इसराइल का नाम आएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर जो कब्ज़ा है वो नाजायज़ है, और कब्ज़ा नाजायज़ इट मीन्स कि कब्ज़ा है, फिर भी लोग इन्हें फादरलैंड बुलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। 2-3 खबरें यहाँ से। अभी फ़िलहाल जो हालात हैं वो ये हैं वेस्ट बैंक में, और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने 1:15 बजे लगभग ये लिखा है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हुआ था हाई स्कूल का, और उसे तवजीही कहते हैं। एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स निकले थे और वहाँ पर लोग जश्न मना रहे थे। ये बेत फजर टाउन है, बैतलहम के करीब है। वहाँ पर टीयर गैस फ़लस्तीनी लोगों पर इसराइली फ़ौज ने छोड़ दी। मतलब इस फ़लस्तीनियों का जश्न भी बर्दाश्त नहीं है। अगर वो आज रिज़ल्ट आने की खुशी में जश्न मना रहे थे बच्चे या उनके माँ बाप जो भी हैं, लड़के लड़कियाँ होंगे, हाई स्कूल बड़े बच्चे होते हैं, 16-18 साल से ऊपर वहाँ पढ़ते हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है कि 2 पैलेस्टीनियन ब्रदर्स Mohammed and Musa Dabor were injured by Israeli gunfire while trying to obtain humanitarian aid in Khan Yunis, southern Gaza। ये 2 भाई थे जिनके नाम मैंने बताया, मोहम्मद और मूसा। ये दोनों जो थे जब मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जो गज़ा आज भी मदद पर चल रहा है और 75 साल से मदद पर है, तो मदद हासिल करने की जो कोशिश कर रहे थे जंग के बाद जो दी जाती है, उसमें ये दोनों ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने गोलियाँ चलाईं। मोहम्मद लॉस्ट हिज आई साइट कम्प्लीटली, यानी गोली आँख में लगी मोहम्मद के, उनकी आँख की रोशनी पूरी तरह से चली गई, जबकि मूसा की एक आँख चली गई। एंड देयर थर्ड ब्रदर वॉज किल्ड इन द सेम इंसिडेंट, और उनका तीसरा भाई इस हमले में मारा गया है। एक माँ बाप के लिए कितना बड़ा गम होगा कि 3 बच्चे, एक अंधा हो जाए, एक की एक आँख चली जाए और तीसरा मारा जाए। आँख में गोली मारने का मतलब आप समझ रहे हैं, ज़ख्मी नहीं करना था। डिस्पाइट हिज इंजरी, मूसा नाउ केयर्स फॉर हिज ब्लाइंड ब्रदर एट द फैमिली अपील्स फॉर परमिशन टू लीव गज़ा फॉर अर्जेंट ट्रीटमेंट। और एक आँख की रोशनी खोने के बावजूद मूसा अब अपने ज़ख्मी भाई की देखभाल कर रहा है। ये गज़ा की कहानियाँ हैं जो मुझे छू जाती हैं और मुझे लगता है कि दुनिया को पता होनी चाहिए किस तरीके से वहाँ ज़िंदगी बसर और गुज़र हो रही है। ये लोग इस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और गज़ा से बाहर जाकर इलाज करने की उन्हें इजाज़त भी नहीं मिल रही है। ये लोग मदद पाते पर या मदद हासिल करने की कोशिशों के दौरान ज़ख्मी कर दिए गए। अमेरिका ने कुछ ग्रुप्स पर सैंक्शन लगाए, पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड को और हमास को फ़ंड कर रही थी, जो सेटलमेंट बसाने के लिए, फ़लस्तीनियों की ज़मीनें कब्ज़ाने के लिए जो तहरीकें चलती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस फ़ंड करती हैं, क्या अमेरिका में भी हैं वो? क्या अमेरिका उन पर कभी कोई पाबंदियां लगाएगा, या इस भूमाफियापन को, इस गुंडागर्दी को यूं ही खुला खेल फरुखाबादी करके बर्दाश्त किया जाता रहेगा और शह दी जाती रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। आज देर में आया, जुमा और संडे मैं थोड़ा देर में ही आता हूँ, दोपहर तक मैं कुछ नहीं करता, कुछ और चीज़ें हैं पर्सनल है जो नहीं शेयर करता मैं। और दूसरी बात यह है कि आज शायद शाम के मेरे कुछ, मैं बाहर से कुछ करूं, तो अभी वीडियोस में थोड़ा सा खलल हो सकता है। जिन लोगों ने इंतज़ार किया, ईमेल आ चुके हैं, उन सब का शुक्रिया और मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मुझे भी पर्सनली टाइम चाहिए होता है। ये मैं अपने डेडिकेटेड व्यूअर्स से कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।